अब ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के बराबर कैसी है, कैसे हो सकती है, तो आप अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए हम मैं तो सिंपल एक बात करता हूँ भाई। लेट्स सपोज कि अगर आपको ये पता करना है यार, वन रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे सिंपल 2 पाई के। एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर है। अच्छा जी सर, इसी तरीके से अगर हम ये बोलें एन रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आप सिंपल ये बोल दोगे सर एन पाई। सर इसकी एग्जाम्पल दीजिए। अब आप ये सोचें कि जमीन को बने हजारों साल हो गए, ना जमीन की आज तक कोई रेवोल्यूशन कैलकुलेट कर सका कि जमीन अब तक कितना जो है सर्कुलेट कर चुकी है सन के अराउंड, हम इस बात को जज नहीं कर सकते। बट हम अगर ये बोलें कि यार रेवोल्यूशन जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्यों नहीं खत्म हो सकती? तब तक खत्म नहीं हो सकती जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन यानी कि उस दिन खत्म होगी जिस दिन आपके पास क्या पता चल जाए कि एन है क्या। जिस दिन एन डिफाइन हो गया तो उस दिन आपको आपकी रेवोल्यूशन यानी कि आपका थीटा जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। रेवोल्यूशन बेसिकली आपके पास किस चीज को कहा जाता है, थीटा को कहा जाता है। और हमेशा हम जितनी भी कैलकुलेशन पीछे भी करते हुए हैं या आगे करेंगे, वो तमाम की तमाम मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है वो रेडियंस के अंदर होनी चाहिए। अब आप देखें अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि उन्होंने इस तरह की सेट की हुई, अल्लाह ताला ने बताया कि यार अगर आप, आई थिंक सो, कमी बेशी माफ कर अल्लाह ताला, कि अगर हम उम्रे में 8 या 7 जो चक्कर लेंगे या 7 या 8 चक्कर के बाद हमारा एक उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि यार 7 से चलो 8 रख लिया, तो मतलब 16 पाई के बाद आपके एक उम्रा कंप्लीट होगा। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको वहां पे रेवोल्यूशन गिनवा दिए गए हैं कि अगर आपने उम्रा परफॉर्म करना है तो आपने खाने के अबा के सराउंडिंग में कितने यानी कि कितनी दफा उसको यानी कि कितनी दफा वहां पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, 8 टाइम्स लगाने पड़ेंगे। तो आप सिंपल एन की जगह 8 रखोगे, वहां से आपके पास आपकी रेवोल्यूशंस निकल कर आ जाएंगी। ठीक है जी। तो अब आइए 2 क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैं बिलखुसूस आपको एरिया के सवाल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एरिया समझाया और पेरीमीटर समझाया था, तो आपको वहां पे मसले मसाइल ना हो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा शाबाश जल्दी से। एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है, अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्किल, अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्किल of radius 3 centimeter has a perimeter of 12 centimeter। कि एक सर्कल में से यानी कि अ सेक्टर, एक सेक्टर को कट किया गया है सर्कल में से, जो सर्कल का रेडियस था वो 8 सेंटीमीटर था, सॉरी 3 सेंटीमीटर रेडियस था उसका, पेरीमीटर 12 था। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दी सेक्टर। आई रिपीट वंस अगेन कि आपके पास जो पेरीमीटर्स गिवन है वो देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है भाई। रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, उसके अलावा पेरीमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, और आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब आपके जहन में लगेगा सर अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या गिवन होना चाहिए, एस गिवन होना चाहिए। बट सर एस तो नहीं गिवन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस सेक्टर। तो पेरीमीटर की जगह 12, 2 3 6, एस कितना आ जाएगा आपके पास, लेट्स सपोज 6 आ जाएगा। और उसके बाद आपने अब एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया आपके पास हो जाएगा कितना, 1/2। आर की जगह आपके पास 3 आ जाएगा और एस की जगह 6 आ जाएगा। तो तकरीबन ये हो जाएगा 9
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल आपका एरिया कैलकुलेट होकर आ गया। देखें इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस करने, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होंगी, भाई विद कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है कि हार्डली 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो सकती है। पर मैंने सोचा कि यार विदाउट कैलकुलेटर कुछ फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरे पास सेक्टर, क्वेश्चन में कहना चाहता है अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर has a perimeter of 12 centimeter. The area of this sector is dash, के इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो मैं इस डाटा बनाया, पेरीमीटर लिख दिया 12, रेडियस लिख दिया 3, और पेरीमीटर का ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ से एस कैलकुलेट किया, और एस कैलकुलेट करने के बाद मुझे एरिया निकालना था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यूज करके अपनी कहने की जो रिक्वायरमेंट थी एरिया, वो आराम से कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन लिखिए गए है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल विथ, find the arc length of a circle, radius is equals to 10 centimeter and angle is 60 डिग्री। जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि आपके पास जो भी आर्क लेंथ है वो कितनी आएगी। S इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 60, ठीक है जी, विथ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है जी, याद रहे एंगल चेंज होगा आपके पास किसके अंदर से, डिग्री से रेडियन में जाओगे, कन्वर्जन याद रखना वरना आंसर गलत आएगा। अपने एंगल यानी कि जो भी आपके पास एंगल है उससे पहले कन्वर्ट करना रेडियंस के अंदर, फिर अपनी कैलकुलेशंस को शो करना ताकि आंसर में कोई गलती ना आए। ठीक है जी, करके देखिए, बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि भाई ये सिंपल चीजें हो गई। वर्ड प्रॉब्लम आपको 2 करवा दिए, बहुत सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम थी। सही है जी, फिर इसके बाद अब हम चलेंगे किसके बारे में कि आपने अब बात करनी होगी रेडियन फंक्शंस के बारे में। रेडियन फंक्शन किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में अभी आपको एक फिगर से बात समझ में आएगी कि अगर हमने रेडियन फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो रेडियन फंक्शन आप किस तरीके से पढ़ोगे, क्या क्या पेरीमीटर्स होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से आप उसके एमसीक्यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। सही है जी, तो सबसे पहले आपके पास मैंने बना दिया एक एक्सेस, सेंट्राइज बना लो ताकि मसला ना हो। ये आपके सामने एक क्वाड्रेंट डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, और इस क्वाड्रेंट डायग्राम को लेबल करते हैं। पहले तो ये हो गया -x -y +y, और ये हो जाएगा प्लस का x। ये आपने सबने देखा हुआ है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो लोकस की जो बात अगर हम यहाँ करने जाएं तो लोकस क्या होगा आपके पास, इट्स अ मूविंग पॉइंट। जब मूविंग पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, तरसों यहाँ। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आर्म फोर्सेस के पास एक ऐसा यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उनकी बेस पे लगाया जाता है, और वो उस बेस से जब बेस में फिट किया जाता है तो वहां पर इस तरीके से आपको एक सर्कुलर लोकस दिखता है। वो लोकस इस तरीके से इस पूरे सर्कल पर घूमता रहता है। वो यानी कि एक सेंसर होता है इस तरीके का, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
कोई अल्लाह ना करे हमला हो जाए या कोई ऐसा वेपन आ जाए, तो वो फौरन से उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है और बता देता है कि भाई इस जगह पर या नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको जाके फौरन से देख लें। तो उस चीज में जो काम हो रहा है वो जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ है वो सारा यहाँ से लिया गया था कि आप इन चीजों को रखकर, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में ये चीजें फिट की गई, लोकस को किस तरह मूव करवाना है, कितने रेडियस आपने कवर करना है, तो आप वहां पर इसको यूज करते हैं। अब किस किस तरीके से ये कहाँ कैसे कैसे मूव करेगा, पहली बात कि हमने यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को इतना कंसिडर नहीं करना, हमने बहुत डायरेक्ट काम करना है यहाँ पर। सही दी। तो लेट सपोज अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 1 की, तो भाई क्वाड्रेंट 1 के अंदर तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। कैसे पॉजिटिव होते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। भाई हम लोगों ने मैंने अपने फर्स्ट से की जो स्टडीज थी उस पर भी ये पढ़ा कि यार ये जो रेडियन फंक्शन होता है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जहन में सवाल आना चाहिए यार कैसे ये 1 के बराबर है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो भाई इसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये आपने सपोज कर लिया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज मैंने H के बराबर कंसीडर कर लिया। अब आपको देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने बोला सर अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये प्रूव करके दिखाएं। तो भाई ये कितना हो जाएगा आपके पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस की जगह पर एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह वाई स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की जगह 1 आ गया। तो ये सिंपल बात है आपके पास कि आप यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि रेडियन फंक्शन फॉर अ यूनिट सर्किल आर किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और रिलेशन आपके पास ऐसा बनकर आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको बहुत ज्यादा यूज करूंगा। सही है जी। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर फॉर अ यूनिट सर्किल के बारे में बात करी हुई है तो आपके पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट से चलूं तो कितना होगा भाई, साइन थीटा सम पीपल हैव, पीपल कितना हो गया y/1। तो देखें साइन किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। सम टाइम हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम टाइम हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिपेंड अपॉन अगेन कंडीशन। जैसी कंडीशन होगी वैसा ही काम होगा, कंडीशन डिफरेंट होगी काम आपके पास बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। कॉस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कर्ल, ब्राउन और हेयर, मतलब x/1 और कॉस थीटा बराबर हो जाता है x के। ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पर आपने पढ़ी होंगी अपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, सब आपको रिकॉल होना शुरू हो गया होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब बात करते हैं अगर टेंजेंट की, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। अगर बात कर ली जाए तो टेंजेंट का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, y/x। y/x की फॉर्मेटिंग यूज करते हुए आप आराम से क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलें, तो अगर हम इनकी एंगल की बात करें, ये हो जाता है 0 डिग्री और 360। 360 कब होगा, जब वो पूरा एक रेवोल्यूशन ले लेगा। यहाँ आ जाओ तो ये बात करता है आपसे 90 के बीच में, यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा 180, यहाँ आ जाओ तो ये हो जाता है आपके पास 270। ये सारे आपको जो एंगल मेजर हैं ये सब याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो इसमें ये पूछ सकता है कि यार ये बताओ कि कॉज जो है वो क्या है, नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, या एंगल किसके बिटवीन लाई कर सकता है। तो आपका जो एंगल होगा वो सिंपल है, जो x की वैल्यू होगी वो इन पहली बात x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और एंगल आपके पास 180 और 90 के बीच में लाई करेगा। अब आ जाए वो ASTC वाली कहानी पढ़ते हैं।
तो भाई अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो इस क्वाड्रेंट के फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखा जाए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो थ्योरेटिकल बात ये कहलाएगी आपके पास कि अगर आपके पास x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, ओनली साइन इज पॉजिटिव। जी हाँ, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। खैर अभी मैं इसको सिंपल लिखवा देता हूँ यहाँ पे ASTC करके, ताकि आप उसे सुकून से याद कर लें। देखो साइन और कोसाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर्स क्या हो जाते हैं, बाकी सारे आपके पास नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ इन दो के अलावा। फिर अगर आप यहां पर मूव करते हुए आओ तो यहां मूव करने पे आपको एक अलग सिनेरियो मिलेगा। इस सिनेरियो पे x भी नेगेटिव हो जाएगा और y भी नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी ये देखें। इसमें आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि T कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट और कॉट टेंजेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर्स क्या होते हैं, अदर आर, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एंगल आपके पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, अब आप लोग जल्दी से ये वाला पोर्शन पूरा कॉपी करें, ये सब कॉपी करें, उसके बाद फिर मैं ये फोर्थ पोर्शन पर आगे फिर इसके रेफरेंस एंगल भी आपको समझाता हूँ। ओके जी, अब हम बात करने जाएंगे कॉस के बारे में। और अगर हम कॉस की सिमेट्री को देखें फिगर के अकॉर्डिंग तो ये हो जाता है कितना भाई, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो सर मतलब ये कहना चाह रहे थे आप कि भाई कॉस और सेक क्या हो जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव होने के बाद अदर क्या हो जाएंगे, अदर और नेगेटिव। बाकी जितने भी एंगल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, लेस देन जीरो पे बनेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिंपल सिमेट्री की बातें हो गई। और इसके बाद अब हम चलेंगे इनके इनवर्स एंगल के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि इनवर्स एंगल किस तरीके से निकालेंगे। साइन कॉस साइन तो मैंने आपको लिखवा दिए। लेट सपोज यहाँ पे अगर आप लिखते हैं सेक थीटा तो दो कंडीशन है, 1/, कॉस थीटा भी हो सकता है या उसका इनवर्स भी ले लें। मैं यहाँ पे सिंगल एंगल भी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो इसमें ये क्या हो सकता है आपके पास, h/b भी हो सकता है। अगर मैं किसके बारे में बात कर लूं, कॉसेक के बारे में बात कर लूं, कॉसेक का मतलब हो जाएगा 1/sin थीटा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कितना होगा, सम पीपल हैव, तो ये कितना होगा आपके पास, h/p हो जाएगा। टेंजेंट की बात कर ली जाए, स्टिल पेंटेड ब्लैक, तो आपके पास कॉट कितना हो सकता है, दो कंडीशन है, 1/टेंजेंट थीटा या आपके पास b/p। ये आपके पास दोनों ही कंडीशन मैंने वाइस वर्सा चला दिए, ताकि अभी जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाने खड़ा हूँगा आपको तो इंशाअल्लाह मसले मसाइल नहीं होंगे आपको। फिर इनके हाथ के हाथ सारे रेफरेंस एंगल पूरे 3 यहाँ के 3 वहाँ के 3 यहाँ के तकरीबन 12 जो रेफरेंस एंगल हैं वो भी सारे लिखवा दूंगा एक साथ में, ताकि आप उसको सुकून से याद भी कर लें। चलें जी, अब आ जाएं जरा कुछ शॉर्ट वर्किंग सीखते हैं कि अगर हमें विदाउट कैलकुलेटर किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि यार विदाउट कैलकुलेटर काम करना है। कहता है यार साइन थीटा
बराबर है 3/13 के, तो मुझे बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब आप लोग बोलेंगे सर विदाउट कैलकुलेटर तो ये काम हमसे नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों पॉसिबल है, टेंशन वाली बात नहीं है। हम चलते हैं लेट्स सपोज पुराने जमानों में। भाई अब पुराने जमाने में चले गए, अब आप ध्यान में रखो कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने लिख दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और फौरन आपने यहाँ पर एक चीज पिक कर ली, बेस मिसिंग है। तो भाई बेस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम 13। देखो किस तरीके से करोगे, पहले इसकी डिटेल वर्किंग देख लो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, रूट लग गया, तो 13 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। और फिर चेक करते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके कि हमारे पास जो है कितनी आएगी इसकी वैल्यू। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 169 और ये हो जाएगा 25। आप इसे माइनस करके देखिए, तो माइनस करने पे आपको मिलेगा 144, और 144 का मतलब क्या हो जाएगा 12। अब क्या निकालना है सर, तो बहुत बड़ी वर्किंग हो गई, हम तो इस तरीके से नहीं कर सकते, हमें और काम छोटा करना होगा। भाई अभी सीख रहे हो, इसके बाद और 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो फिर देखते हैं कि आप उसको कितनी देर में कर पा रहे हो। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टिल पेंटेड ब्लैक, तो पेंटेड की जाएगा 5/12। देखें विदाउट कैलकुलेटर भी हम काम कर सकते हैं बगैर किसी मसले मसाइल के। ओके क्लास, एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके का। उसमें ये कहता है कि यार अगर आपके पास सेक थीटा है -5/4, और साइन जो है वो किससे बड़ा आ रहा है आपके पास, साइन जो है साइन थीटा कैपिट यानी कि जो बड़ा है 0 से। तो बताओ यार टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी। हो जाइए स्टार्ट और बताइए क्या क्या आंसर आएगा। याद रहे बहुत देखकर काम करना होगा आपको यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है भाई कि साइन जो है वो 0 से बड़ा है। तो मतलब सर ये बात हो रही है सारी की सारी किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब टेंजेंट किसके अंदर आएगा, नेगेटिव में। सर सेक का मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, लेट्स सपोज हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है। तो जल्दी से काम करके बताइए क्या हमारे पास वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर की साइन के लिए। जल्दी से परपेंडिकुलर, मिस आप कह रही हैं 3, 25 - 16 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो आ गई 3। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप लोग क्या लोगे भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टिल माइनस साइन लगा दिया, पेंटेड आपके पास 3, और आपके पास ये हो जाएगा ब्लैक। ये लीजिए 3/4 माइनस का। सर माइनस का क्यों लिया बच्चों, इस साइन की वजह से लिया क्योंकि साइन थीटा 0 से बड़ा था और सेक आपके पास क्या था, छोटा था 0 से। तो टेंजेंट भी क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव के अंदर आएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको बिल्कुल मसला ना हो। एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर है x-1 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछता है कि जनाब ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सर ये भी बहुत अजीब गरीब सवाल हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब या तो यूं कर लो या डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर लो, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से ही काम कर लो। सर अगर हम ऐसे करेंगे तो हम फंस नहीं आएंगे, नहीं बेटा कोई नहीं फंसोगे, एक ही बात है। तो भाई जरा आइए हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो अगर देखें मैंने लिखा भाई ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यानी कि लिखा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और फिर देखते हैं क्या इस पे चीजें खुलकर आती हैं हमारे सामने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू निकल कर आ गई। हाँ भाई बच्चों समझ में आ रही है यहां तक बात या नहीं आ रही? ओके स्टूडेंट, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि साइन एक्स इसके बराबर हो गया एम के। तो साइन का मतलब क्या होगा सर? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर एम के बराबर हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर। तो सर बेस कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एम स्क्वायर के। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक कहा। टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सम पीपल सॉरी टिल पेंटेड ब्लैक। तो पेंटेड का मतलब हो जाएगा m अपॉन 1 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। सॉरी मैं अंडर रूट लगाना भूल गया था। तो आपके पास ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें वो क्वेश्चंस हो गए आपके पास जो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी हो सकते हैं, बगैर किसी मसले मसाइल के। ये देखें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो रही है। मैंने यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। इसके बाद जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये सारे टर्मिनल एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, इनकी कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। देन फिर हम चलेंगे इसके बाद कहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, और उसके बाद टाइम बचे तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।